नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और क्रॉनिकल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो आइए इन सब टॉपिक का डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेनली ये टॉपिक है हमारे संबंधित है द हिंदू की मुख्य जो खबरें रही हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीआई भी हमने एक और सोर्स लिया हुआ है। तो आइए आज की खबरों की हम चर्चा करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, हाल ही में जो पहला टॉपिक है ये टाइगर जनगणना से जुड़ा हुआ टॉपिक चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत में टाइगर जनगणना 4 साल में एक बार होती है, 4 साल में होती है, तो फिर से शुरू हो गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। तो अब टाइगर जनगणना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन हमने इसकी बात की थी, लेकिन संक्षेप में बात की थी। द हिंदू ने इसमें प्रॉपर आर्टिकल लिखे हैं, तो इसके बिहाफ पे हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो टाइगर जनगणना की हम 2026 के लिए बात कर रहे हैं। इसके पहले 2022 में भारत देश में जनगणना हुई थी। 3000 प्लस टाइगर हमारे देश में हो गए हैं। ये मान के चलिए, भारत पूरी टाइगर आबादी है जो दुनिया की, उसका 75% के आसपास अकेले संरक्षण कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टाइगर की इसी जनगणना को, टाइगर के इसी सेंसस को, टाइगर की संख्या को बाद में सुरक्षित करने के लिए एक अलायंस भी घोषित किया हुआ है। बात है 2023 की। 2023 में भारत ने एक बिग कैट अलायंस घोषित किया। बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। बिग कैट अलायंस एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए यह भी है कि रूस भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, हाल ही में मतलब नवंबर दिसंबर करंट अफेयर में रूस भी इसका पार्ट बन गया है। रूस ने इसको साइन कर लिया है। तो बिग कैट अलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मंच है, जिसमें बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं 7 मानी जाती हैं आमतौर पर, जिसमें आप देखते हैं पेंथेरा टाइग्रेस हो गया यानी टाइगर हो गया, पेंथेरा लेओ हो गया यानी शेर हो गया, वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा जो बिग कैट प्रजातियों में तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, इन सभी के संरक्षण करने के लिए ये बिग कैट अलायंस को शुरू किया था। 2023 में जब इसको शुरू किया तो एग्जामों में प्रश्न पूछे थे कई सारे एग्जाम ने, और ये अब दोबारा से चर्चा में आ गया है बिग कैट अलायंस। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मंच है। भारत इसका नेतृत्व करता है। भारत अब इसमें दूसरे देशों को भी जोड़ रहा है। चलिए, तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 शुरू हो चुका है। इसके कुछ हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन भारत में बाघों की संख्या, वितरण, आवास की स्थिति जानने के लिए किया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण है। एनटीसीए इसको कंडक्ट करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन कई बार एनटीसीए पे बन चुके हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे ना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि टाइगर की जनगणना होती कैसे है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट के साथ अब आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा कोशिश करेंगे कि काफी अंदर से पढ़ें, हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के तहत इसको किया जाता है। क्या है ये अथॉरिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, उसके तहत ये संस्था का गठन किया गया है। मतलब विधिक संस्था है, याद रखिएगा। ये कानूनी दर्जा मिला हुआ है इसको, सांविधिक संस्था है ये एनटीसीए। इस जो ये पूरे कार्यक्रम हुई है, ये कहां से कार्यक्रम शुरू हुआ है? ये तमिलनाडु से शुरू हुआ है। और ये जो डेटा रखा जाता है इसमें, एक पोर्टल का नाम है एम स्ट्रिप पोर्टल है। इसमें ये डेटा रखा जाता है। यहाँ पे यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछ चुका है कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ठीक है, तो ये 4 वर्ष में आयोजित होती है। लास्ट जनगणना 2022 में हुई थी, बाघ से संबंधित जनगणना। ठीक है, इसके पहले जो 2022 की जनगणना हुई थी, ये भी आपके लिए काम की रहेगी। बिग कैट अलायंस भी याद रखिएगा, इसका जो शुरुआत हुई थी ये कर्नाटक से हुई थी। अब आपके लिए उतना काम का नहीं है, काम का ये है बिग कैट अलायंस क्या है और इसमें कितनी प्रजातियों का संरक्षण होता है, नए देश कौन जुड़ रहे हैं इसमें। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं हम अपनी टाइगर जनगणना के बारे में, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला चरण शुरू हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। कई सारे चरणों में होती है, जैसे लास्ट टाइगर जनगणना थी जो 22 की 5 चरणों में हुई थी। इसका पहला चरण शुरू हो गया है। अभी हाल ही में 5-6 जनवरी से इसको शुरू किया गया। तमिलनाडु के पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये आपका ये रेंज शामिल है इसमें। एक्चुअली में थोड़े से तमिल भाषा के शब्द हैं, पढ़ने में आसानी नहीं होती है, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक सत्यमंगलम भी है,
टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल तमिलनाडु का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जहां सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर पाए जाते हैं। और जो सत्यमंगलम है इसको T2 अवार्ड मिल चुका है, T x2, यानी टाइगर की संख्या दुगनी करने के लिए 2022 में अवार्ड ही मिला था इसमें। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरोड फॉरेस्ट डिवीजन, इसको ये वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है। ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसका एक पार्ट बनता है जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, तो वहां से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हुई है। एक्चुअली में यहां से प्रश्न बन सकता है, पता है क्यों? 3 स्टार मैंने दे दिए, क्योंकि ये जनगणना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट हो रही है। आमतौर पर किसी टाइगर रिजर्व से शुरुआत होती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हुई है। आइए हम कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ विधियां प्रयुक्त की गई हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में माना जा रहा है जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से टाइगर की जनगणना की जाएगी, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जो शुरू हुई है ये जनगणना कैसी होती है ये जान लेते हैं हम। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ना, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 से, तभी से इसी तरीके से जनगणना की जाती है। हालांकि इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट ठीक है, इसी आधार पे होती है जनगणना। तो कुछ विधियां हैं, लाइन ट्रांजैक्ट मेथड, पहले ये मेथड यूज किया जाता है। 3 दिन का उपयोग किया जाता है, इसमें दर्ज किया जाता है बाघों के पगमार्क, जो बाघों के जो पंजे हैं उनको देखा जाता है। इसके अलावा जो बाघों का मल है उसका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्यक्ष दर्शन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें लाइन ट्रांजैक्ट मेथड है। दूसरा है लार्ज हार्बीवोर एन्यूमरेशन। ये क्या है? ये होता है जिन जीवों की गणना इनमें अगले 3 दिन तक, मतलब ये जो पहला चरण है ज्यादा दिन नहीं चला है, ये 3 जनवरी से शुरू हुआ, 12 जनवरी को खत्म भी हो गया। इसका डेटा आपको अगले साल मिलेगा 2027 में, तुरंत डेटा नहीं मिलेगा, जब सभी चरणों की जनगणना हो जाएगी तब जाके डेटा मिलता है। तो आप एक बात याद रखिए, जो बाघ जनगणना करते हैं हम, तो बाघ जनगणना तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में जो और जीव हैं, क्योंकि जो टाइगर है ये एक अम्ब्रेला प्रजाति है। टाइगर जो है ये अम्ब्रेला प्रजाति है। इसका मतलब क्या होता है? आप टाइगर नाम के अंदर बहुत सारी और जीवों का संरक्षण करते हैं, तो टाइगर को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है, याद रखिएगा। हालांकि टाइगर से इंपॉर्टेंट जीव भी है, लाइक अब तेंदुआ की बात करें, टाइगर का एक विशिष्ट खाना होता है, विशिष्ट आवास होते हैं, लेकिन तेंदुआ कहीं भी रह सकता है, तेंदुआ किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर सकता है। तो तेंदुआ अगर हम देखें तो जैविक रूप से, वनों के रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि टाइगर अपना इसकी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए टाइगर का संरक्षण हम अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में करते हैं। ठीक है तो देखिए, तो ये इसमें जो हम दूसरा चरण है इसमें उन जीवों की गणना करते हैं, हाथी, गौर, हिरण आदि की हम गणना करते हैं, इनका भी संरक्षण करते हैं। हम इसके माध्यम जानते हैं कि इस जंगल में बाकी के जीवों का औसत क्या है, किस तरीके से पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन जीवों को कवर किया जाता है? किन जीवों को कवर किया जाता है? पहला क्वेश्चन था सर्वे में प्रयुक्त प्रमुख विधियां कौन सी हैं, सर्वे में प्रयुक्त विधियां कौन सी हैं। इसके बाद में इसको किन जीवों को कवर किया जाता है, प्राथमिक फोकस बाघ पर ही है, लेकिन इसके साथ में जो हमारे साथी जीव है जैसे तेंदुआ, भालू, इनका भी हम जनगणना कर लेते हैं। यहाँ पे अन्य वन्य जीव है, हाथी, गौर, इनकी भी कर लेते हैं, गिद्ध की भी हम यहाँ पे गणना करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, क्या बाघ जनगणना में जो बाघ की सेंसस होती है ये सिर्फ टाइगर की ही जनगणना करते हैं? नहीं, और भी जीवों के लिए भी हम जनगणना करते हैं। तो वनस्पति सर्वे, इसमें वनस्पति यानी वृक्ष प्रजातियों तक की हम गणना करते हैं। याद रखिएगा, किन जीवों को कवर किया जाता है? जो टाइगर सेंसस होती है सभी को कवर किया जाता है, यहां तक कि हम वन वृक्ष प्रजातियां भी इसमें देखते हैं। तो बाघों की जनगणना कब से स्टार्ट हुई है, आइए इसका इतिहास जान लेते हैं। 1972 में पहली बार बाघ जनगणना हुई थी, 1827 बाघ थे। इसके बाद में 2022 तक हमने बाघों की आबादी 3167 कर ली है। और लोकसभा में मंत्री साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि बाघ की जो गणना है ये 3167 से 3925 तक पहुंच गई है। ये बात हालांकि 2023 में कही थी मंत्री साहब ने पहले, तो ये अपने पास एक डेटा है, लोकसभा का डेटा है। ये 6.1% की वृद्धि से बड़े हैं। ठीक है, भारत विश्व के 3/4 बाघों का घर है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भारत लगातार बिग कैट अलायंस में कह रहा है कि भैया आइए और हमारे यहाँ पे इसमें शामिल होइए बिग कैट अलायंस में। इसके माध्यम से हम जो बड़ी बिल्ली प्रजाति है इनका संरक्षण करेंगे। तो बाघ संरक्षण के लिए हम जान लेते हैं कानून का ढांचा क्या है हमारे देश में। पहला है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में शुरू किया गया था। ये क्या काम करता है, बाघ को अनुसूची 1 का जीव बनाता है, शेड्यूल 1 का जीव ये घोषित करता है। शेड्यूल 1 के जीव में संरक्षण प्रावधान बहुत प्राथमिकता के तौर पे होते हैं। आप देखेंगे कभी अगर किसी टाइगर रिजर्व में आपने देखा, पन्ना में मैंने देखा है, अगर कोई बाघ का नया शावक पैदा होता है, कब पैदा होता है, तो उसका जन्मदिन लोग मनाते हैं केक काट के, और अगर बाघ को आपने अगर मार दिया तो आपको भी आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो बाघ का संरक्षण इस तरीके से किया गया है। शेड्यूल 1 का जीव है बाघ, याद रखिएगा। IUCN के हिसाब से ये किस कैटेगरी में है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये संकटग्रस्त है और कहीं कहीं पर विलुप्ति की कगार पर है, और कहीं कहीं पर तो ये विलुप्त हो भी गया है। देखिए दुनिया में 7 के आसपास बाकी बाघ प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें सुमात्रियन बाघ हो गया, इसके अलावा आपका साइबेरियन बाघ हो गया। तो इसमें से जो 3 प्रजातियां हैं, बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर, बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये विलुप्त हो चुके हैं, और बाकी की जो प्रजातियां हैं विलुप्ति की कगार पर हैं। इसमें भारत ही है जो ऐसा देश जिसने जो बंगाल टाइगर है, भारत के सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल टाइगर है, उनका संरक्षण भारत ने किया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, IUCN ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। दूसरा है हमारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, ये इसकी अवधारणा हम लेके आए हैं। इसके माध्यम से तो अगर आपके वन समूह हैं, उनके माध्यम से अगर टाइगर का क्षेत्र है तो हम उसको कॉरिडोर के रूप में हमने मान्यता दी है, टाइगर कॉरिडोर के रूप में, यानी हमने उसको भी संरक्षण दिया हुआ है। देखिए टाइगर 2 तरीके से है, एक टाइगर का कोर एरिया है, एक टाइगर का क्या होता है, संक्रमण एरिया होता है। इस संक्रमण एरिया की भी हम सुरक्षा करते हैं। जब FRA कानून आया था, जो फॉरेस्ट राइट आए थे जनजातियों के लिए, तो ये बात रखी गई थी कि इनको इन वनों से, जो ये वन में रहते थे, क्योंकि बहुत सारी जनजाति बाघ को देवता मानते हैं, जो वहां पे बड़ी बिल्ली प्रजातियां, शेर, बाघ, शेर को देवी का वो माना जाता है, वाहन माना जाता है, इस तरीके से इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब इनको बाहर कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं भाई, ये इन वनों में रहेंगे। तो ये क्रांतिक आवास की अवधारणा आई थी। तो इसका ये कोर एक एरिया है और एक इसका बफर जोन होता है, तो ये बफर जोन का भी संरक्षण हम करते हैं। और क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट यानी ये आपका बिल्कुल मेन एरिया है जहां पर बाघ रहता है। अभी बात करेंगे इसके बारे में MCQ के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे UPSC और अन्य एग्जामों में प्रश्न आ रखे हैं इस एरिया से। 2006 में हमने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को शुरुआत किया, NTCA की शुरुआत की हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NTCA जो बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानूनी दर्जा मिला हुआ है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बढ़िया से प्रश्न पूछना होगा एग्जामिनर को, तो वो यहां से पूछ लेगा किस धारा के तहत NTA का गठन किया गया, NTCA का। बहुत महत्वपूर्ण है, NTCA ही वही बॉडी है जो बाघ संरक्षण को शुरुआत करती है, इसका डेटा जारी करती है कि कितने बाघ देश में है। ये NTCA ही जारी करती है कि हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर के लिए सबसे बड़ी बॉडी है। 2005 में टाइगर टास्क फोर्स का भी गठन हुआ है। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं, लाइक टाइगर के संरक्षण को घोषित करने के लिए हमने जो गांव हैं, जो जनजातीय इलाके हैं, उनको टाइगर के नाम पे अवार्ड दिया है। टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी करने के लिए हमने अलग से अवार्ड दिया है। लाइक हमने सत्यमंगलम की बात की थी, तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी चलाए हुए हैं, अवार्ड भी निकाले हुए हैं, ताकि हम टाइगर को एक सुरक्षित प्रजाति के रूप में इसका अस्तित्व बरकरार रख पाए। मैस्कॉट हमने जारी किए हुए हैं, जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमने कई बार टाइगर से जुड़े हुए कई सारे मैस्कॉट जारी किए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ पे ओके है क्या आपका डेटा जो हमने बताया? हाँ ठीक है। तो अभी पहला चरण है, अभी जब फाइनल चरण आ जाएगा तो हम आपसे फिर से बात करेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और इसमें टोटल जनसंख्या का पता चल सकेगा, सेंसस का पता चल सकेगा, टाइगर आखिर हमारे देश में अब कितने हैं। एक अंदाजा लगाया हुआ है हमारे मंत्री साहब ने कि 3900 के आसपास हो गए हैं। ये बिग कैट अलायंस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हम
क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बाघों की संख्या ज्ञात करना, वन क्षेत्रों का सीमांकन, बाघों सहित पूरे वन पारिस्थितिक तंत्र का आकलन, टाइगर रिजर्व का विकास। एक्चुअली इसका जवाब है बाघों सहित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना, यही इसका सही जवाब है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, देखिए जो हमारे देश में बाघ हैं, तो हमारे देश में सिर्फ बंगाल टाइगर है। अभी हमने क्या किया था, एक पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है, कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ टाइम पहले 2 साइबेरियन टाइगर मंगाए हुए हैं, ठीक है। ये कब की बात है, 2023 के आसपास की होगी। साइबेरियन टाइगर हमने मंगाए हुए हैं। एक हमने प्रोग्राम किया था यहाँ पे, हमने अपने 2 जीव उनको दिए और उन्होंने हमें 2 जीव अपने दे दिए। तो साइबेरियन टाइगर हमने 2 पद्मजा टाइगर रिजर्व में, पद्मजा नायडू टाइगर जो यहाँ पे है जियोलॉजिकल पार्क, इसमें हमने साइबेरियन टाइगर मंगाए थे। एक पशु अधिग्रहित एक स्कीम के तहत, ठीक है, हमने 2 अपने जानवर उनको दिए, 2 जानवर उन्होंने हमें दिए। इस स्कीम के तहत ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क है पद्मजा नायडू दार्जिलिंग, ठीक है। ये बहुत चर्चा में रहता है। अभी मैंने इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है, एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा, घटना बहुत पुरानी है, सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बताया है। तो ये जो टाइगर जनगणना है, पहले चरण की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ऑब्वियसली तमिलनाडु से हुई है, याद रखेंगे। 3 जनवरी को शुरू हुआ था, 12 जनवरी को इसका डेटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अब ये डेटा जारी करेगा NTCA अगले साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी कई स्टेज में होगा ये डेटा का केंद्रीकरण। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में डेटा किस संस्था को भेजा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये NTCA को भेजा जाता है, याद रखिएगा। यही एक अथॉरिटी है जो देश में टाइगर को देखती है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ये UPSC का आपका प्रश्न है, ठीक है। क्रांतिक बाघ आवास, ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट की हम अवधारणा लेके आए थे। इसके माध्यम से क्या है, जो ये पूरा वन क्षेत्र है, इसमें से टाइगर कहीं कहीं पर ही रहते हैं, पूरे वन क्षेत्र में नहीं आमतौर पर घूमते हैं। तो ये टाइगर का जो हैबिटाट है, इसकी संकल्पना लेके आए थे कि ये जो कोर टाइगर रिजर्व है, जहां कोर टाइगर पाए जाते हैं, ये किस राज्य का कितना है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ये प्रश्न पूछा गया था। एक आप NTSC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पूरा डेटा मिल जाएगा। तो इसका देखिए जवाब है सही, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, एक्चुअली में आंध्र प्रदेश में है। इसका जो एरिया है इसका जो एरिया है ये है 2595 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये आप मानिए ये पूरा वन है, इसमें से 2595 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल टाइगर को समर्पित है, यहां कोई नहीं जा सकता है। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट आते हैं। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें, जो अब प्रश्न आ सकता है, तो एक हमारा घासीदास टाइगर रिजर्व है। घासीदास टाइगर रिजर्व है, ये 2024 की शुरुआत में अस्तित्व में आया है। तो शुरुआत में अस्तित्व में आया था। इसका एरिया जो है, इसका है 2049 स्क्वायर किलोमीटर। 2049 स्क्वायर किलोमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बन सकता है। घासीदास जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये 2049 स्क्वायर किलोमीटर है इसका जो क्रांतिक बाघ आवास है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो अभी देश में टोटल कितने बाघ अभयारण्य हैं, कितने बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं? अभी देश में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, याद रखिएगा। जो सबसे अंतिम है ये है माधव टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क था जो, इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये कितना है? 1651 स्क्वायर किलोमीटर, 1600 स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। ये माधव, ये आपको याद नहीं रखना है एक्चुअली में, ये इसलिए बताया है कि ये देखिए क्रिटिकल अगर टाइगर हैबिटाट है तो ये उसका क्या है, ये उसका आपका कॉरिडोर है एक तरीके से। तो ये पूरा है इसका 1651 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ये माधव का। ये समझाने के लिए मैंने आपको डेटा दिया है, बाकी याद रखिए घासीदास टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देश में 58
टाइगर रिजर्व है NTSCA के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो NTSCA के वेबसाइट पर देखते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कई बार राज्य दर्जा दे देते हैं, इसके बाद NTSCA दर्जा नहीं देता, तो उसके बाद हमारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो इसलिए आपको NTSCA के हिसाब से बताया है। अगली हमारी हेडिंग है, देखिए ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स की हम कई बार बात कर चुके हैं, ब्रिक्स का लोगो आ चुका है, सरकार ने जारी कर दिया है, अभी डेट पता नहीं हमें सम्मेलन कब होगा, लेकिन लोगो जारी कर दिया, वेबसाइट जारी कर दी है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलने लगा है, और ब्रिक्स के बारे में हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। आज हम इसकी थोड़ी विस्तार से बातचीत करेंगे, सुनिए कैसे। देखिए क्या हुआ है ब्रिक्स के बारे में, पहले हम क्या कर लें, नॉर्मल पढ़ लेते हैं, चर्चा में क्यों है। ये है नौसेना अभ्यास में भारत नहीं लेगा भाग, ये एक्चुअली खबर है। ये खबर क्या है, देखिए हाल ही में क्या हुआ दक्षिण अफ्रीका और जो कुछ देश है ये एक नौसेना अभ्यास करते हैं, इसको कहते हैं क्या, कि ब्रिक्स का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, ब्रिक्स का हम नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। तो भारत ने कहा देखिए हम इस अभ्यास में आपके शामिल नहीं है। क्यों नहीं है शामिल, क्योंकि इसमें सारे ब्रिक्स के कंट्री नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमने कभी इस अभ्यास में आपके भाग नहीं लिया है। तो भारत को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, जब कौतूहल चल रहा था कि भारत इस नौसेना अभ्यास में भाग लेगा कि नहीं, साउथ अफ्रीका एक्चुअली में करवा रहा था और कुछ कंट्री करवा रहे थे। ठीक है, तो भारत ने ये अभी चर्चा में रहा, एक्चुअली में कोई दिक्कत नहीं, यहां से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कहां से आएगा, अभ्यास का नाम क्या है, उस अभ्यास का नाम क्या है इस अभ्यास का नाम है IBSAMAR। ये जो अभ्यास है ये इंपॉर्टेंट, भारत इसको बोलता है हम इस अभ्यास में भाग लेंगे, भाग लेते हैं। 2024 में भाग लिया था भारत ने। कौन कौन शामिल है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं इसको संयुक्त अभ्यास करती हैं। तो ये अभ्यास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स कंट्री आयोजित करती हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी, और चाइना नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, तो ये खबर हो गई जिस कारण ये चर्चा में रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो ब्रिक्स का भारत में शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत काम का है, हमें जानना चाहिए ये शिखर सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ छुपे हुए तथ्य हैं डिस्कशन वाले और कुछ हैं फैक्ट सीधे। तो हम जानते हैं 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत मेजबानी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18वां बहुत महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में पूछ लेगा कौन से नंबर का ये शिखर सम्मेलन है, 18वां है। ठीक है, तो 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके पहले किसके पास थी, ब्राजील के पास थी 2025 में। ठीक है, उसके पहले कजान शहर रूस के पास थे। तो अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों पर आयोजित की जानी है, यानी ये थीम है। ठीक है, 4 स्तंभ, यानी ये थीम की बात कर रहे हैं, जिसमें समुत्थानशीलता, मत याद कीजिए, रिलायंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और आपका क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी ये इस बार का थीम है। एग्जाम में प्रश्न सीधे बनेंगे। देखिए आपको जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन प्रीलिम में प्रश्न बनेंगे सीधे यहां से, या थीम से प्रश्न बनेंगे, या फिर बनेगा ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट है, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं एक बार आखिर भारत के लिए महत्व क्या है ब्रिक्स का। भारत के लिए महत्व क्या है ब्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं आज दुनिया 2 ध्रुवीय हो रही है। कैसे हो रही है, इस कलर आपको दिखेगा नहीं शायद, ये कलर ब्रिक्स है। आज दुनिया 2 पार्ट में एक तरीके से बट रही है। कैसे बट रही है, एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है, हम जानते हैं, और इसके बीच में फंसे हुए हैं हम बैठे हुए हैं। यूएसए कहता है भारत तुम चीन के साथ मत जाना, भारत कहता है बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश वो हासिल कर लेगा, कब्जा कर लेगा, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया। आपने क्या किया, कब्जा ही तो किया, और बाकी आपने संस्थाओं को भी छोड़ दिया। चाइना के साथ क्या है, चाइना के साथ हमारे हित जुड़े हैं, क्योंकि यूएस कुछ भी हो जाए यूएस उसके साथ में है, तो पावरफुल है, जिसकी यूएस को जरूरत है। हम ये जानते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल यूएस क्या कर रहा है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, इनको भारत यूएस पाकिस्तान से ले रहा है। तो आजकल पाकिस्तान के खिलाफ देखेंगे, पाकिस्तान के साथ देखेंगे यूएस के जो संबंध है बड़े ही नरम हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उसको कुछ मिनरल्स चाहिए हैं, और तेल बेचना है जो वेनेजुएला से तेल उत्पादन करने वाला है यूएसए। चाइना के साथ क्या है, चाइना के साथ यूएस का हम जानते हैं कि यूएस इंटरेस्ट बेस्ड है, चाइना क्या है, हमारी जरूरत है। चाइना के पास क्या है, रियर अर्थ मेटल है, रियर अर्थ एलिमेंट है। इसके अलावा
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो आधार है वो चाइना के पास है। फार्मा इंडस्ट्री का आधार कहाँ है? चाइना के पास है। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स हैं जो, उनका आधार भी कहाँ है? चाइना के पास है। तो हमें चाइना की आवश्यकता है। तो भारत को क्या है? भारत को यहाँ पे एक बैलेंस करना पड़ रहा है दोनों के बीच में। तो ब्रिक्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। हम क्वाड करते हैं, यूएस के साथ क्वाड में है, तो यूएस के साथ में हम चाइना के साथ में हैं, हम ब्रिक्स में हैं। तो हम यहाँ पे ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति बातचीत करेंगे, तो हम चाइना के साथ भी हैं। तो भारत की क्या दिखाता है कि भारत किसी एक के साथ में नहीं है भारत अपने इंटरेस्ट के साथ में है और भारत किसी भी ध्रुवीयता में नहीं फंसने वाला है, ये हमें पता चलता है। तो ब्रिक्स इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई होगी ठीक है, ब्रिक्स हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए भारत हमेशा से कोशिश कर रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की। भारत ने बहुत कार्य किए हैं। आज ब्राजील हमारा सपोर्ट करता है कि भैया आपको यूएनएससी में सीट मिलनी चाहिए। तो भारत ग्लोबल साउथ में आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे में भारत अगर 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करता है तो भारत को इससे फायदा होगा। जब हमने G20 बैठक की, ऑब्वियसली हमें फायदा हुआ। अब हम ब्रिक्स की बैठक करने वाले हैं, हमें ऑब्वियसली फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी जुड़े हुए हैं जो तेल वाले कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट कंट्री हैं 40% ग्लोबल ट्रेड को अपना हिस्सेदारी रखते हैं, ऐसे कंट्रीज हैं। आप जानते हैं ना, चाइना, भारत, ये सब 50-60% के आसपास जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं, 50% के आसपास, 40-50% के आसपास। तो ये ग्लोबल साउथ भारत बनना चाहता है। इसके अलावा ब्रिक्स भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चूंकि आपने देखा था अमेरिका कभी कभी अपनी मोनोपोली चलाने लगता है डॉलर के लिए कि आपको डॉलर पे ऐसे रहना पड़ेगा, हमारे रुपये को दिक्कत होती है। तो इससे क्या है, क्योंकि एक बात चल रही है ब्रिक्स की करेंसी की। अगर ब्रिक्स देश अपनी एक करेंसी बना लेते हैं, ये करेंसी को हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ये नाम देते हैं करेंसी को टी, इस तरीके से अपनी करेंसी बना लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। और जो डॉलर के कारण हमें परेशानियां होती हैं, हमें व्यापार हमारे महंगे होते हैं, तो वो सब नहीं होंगे। इससे क्या फायदा होगा, हम फिर एक अलग से बास्केट बना पाएंगे। इस बास्केट में अलग अलग करेंसी होंगी और इसके माध्यम से क्या होगा हम लोग जो 11 कंट्री हैं ब्रिक्स के, आज 11 कंट्री हैं, ये आपस में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है हमारे लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है, वैसे ऐसा होने नहीं देंगे ट्रंप साहब, क्योंकि ट्रंप साहब ऐसा नहीं होने देंगे, बस नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत इसको चाहता है कि इसको ग्रो मिले। लाइक हम यूपीआई सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है हमारा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। रुपए कार्ड, आप जानते हैं कुछ समय पहले तक आप अपने पास एटीएम जो रखते थे उसमें मास्टर कार्ड लिखा हुआ होता था, वीजा कार्ड लिखा हुआ होता था। तब अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका के पास डेटा जाता था जो टैक्स कटता था वो भी अमेरिका के पास जाता था। अब भारत ने यूपीआई और रुपए शुरू किया है, तो इससे भारत को फायदा होगा अगर ये दूसरी कंट्री अपनाते हैं। तो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है, अगर ये मीटिंग यहाँ हो रही है तो इससे फायदा मिलेगा, हम लोग फायदा ले सकते हैं ब्रिक्स का। ठीक है, इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम कंट्री भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान जैसी। तो यहाँ पे हमें कि अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, ये आप याद रखिएगा। ब्रिक्स की हमें बहुत जरूरत है और ब्रिक्स को हमारी भी जरूरत है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा मार्केट है इस दुनिया का। इतना बड़ा मार्केट किसी के पास नहीं है जो भारत के पास है। तो महत्व है ब्रिक्स का। वैश्विक शासन में सुधार, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, हम देख रहे हैं ये ऐसा दौर है जब लगातार संस्थाएं डाउन हो रही हैं। यूएन, डब्ल्यूटीओ सबका दुरुपयोग हो रहा है, सबको एक तरीके से साइड में रखा जा रहा है। तो इस ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, वैश्विक शासन जो है, ग्लोबल जो हमारा गवर्नेंस है, उसमें हम पार्टनरशिप कर सकते हैं कि नहीं भैया आप यूएस मानिए या न मानिए, 6 संस्थाओं को छोड़ दीजिए, हम तो इनको मानेंगे और हम ब्रिक्स की बात सुनेंगे, हम यूएन की बात सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे क्योंकि जब हमारे पाकिस्तान और या फिर हमारे बीच में कभी कोई टेंशन होगी, तो ऐसे में क्या होगा, हम एटलीस्ट जो ग्लोबल यहाँ पे प्रेशर बना पाएंगे इस देश पर कि ये भैया बात माने। क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन युद्ध नहीं होता है, कूटनीति भी होती है, तो हम डिप्लोमेसी करेंगे। ग्लोबल साउथ नेतृत्व और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, भारत ये चाहता है। ग्लोबल बहुध्रुवीय व्यवस्था भी भारत चाहता है। भारत चाहता है मल्टीपोलर ये पूरी दुनिया बनी रहे। ऐसा ना हो कि चीन
और एक तरफ अमेरिका, ये दोनों देश रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब देशों के अपने अधिकार होना चाहिए, जिससे ग्रीनलैंड जैसे देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति कब्जा न कर पाए, कल के दिन चीन किसी देश पर कब्जा न कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीपीआई हो गया, हमने बात कर लिए, और अमेरिका के लिए हमने बात कर ली, हम अमेरिका के साथ क्वाड में है शामिल, हम रक्षा समझौते कर रखे हैं। चीन के साथ में हम ब्रिक्स ऊर्जा खनिज के लिए साथ में साथ हैं। इस तरीके से हम स्विंग पावर की भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं, हमने बात की है कि भारत एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल स्थिति में हमेशा रहता है, और ये अच्छी बात है। 2025 तक 11 सदस्य इसमें थे, हम जानते हैं 11 सदस्य। 2025 में इसमें एक नया सदस्य जुड़ा, इंडोनेशिया। इसके पहले 2024 सदस्य जुड़े, 10 साझेदार हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पता है ब्रिक्स में क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका? ब्रिक्स में अगर क्वेश्चन बनाना हुआ तो पूछेगा, सदस्य तो सबको पता है, क्या आपको पता है ऑब्जर्वर देश कितने हैं, साझेदार देश कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 साझेदार देश भी हैं। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपका सीधा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लाइन पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। वैश्विक जनसंख्या का 56% और पीपीपी जीडीपी का ये हम 44% प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम 56% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हम परचेजिंग पावर पैरिटी पर जीडीपी का 44% प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा हम एक अभ्यास भी करते हैं नौसैनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ फैक्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए काम का पता है क्या है? ये 10 साझेदार कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स की उत्पत्ति हम जानते ही हैं, ऑब्वियसली 2001 में इसका नाम सुझाया गया था गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा। बाद में इसमें 2006 में 4 देशों ने क्या किया, यहाँ पे आम बहस की 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान वार्षिक बैठक की विदेश मंत्रियों ने। इसके बाद 2010 में क्या हुआ, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आ गया, और फिर इसके बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो पहले 4 देश थे, साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी सब देश थे 4 देश। फिर इसमें ये ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। फिर इसके बाद में इसका लगातार जो इसका एक्सपेंशन हुआ है, नेक्स्ट 2024 में हुआ है, और इसकी मीटिंग होती रही थी इसके पहले ब्रिक्स की, लगातार सालाना मीटिंग होती है। जनवरी 2024 में इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए, ठीक है। कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये शामिल हुए। और 2025 में इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया, जनवरी 2025 में। तो ब्रिक्स में इस तरीके से 11 मेंबर हो गए, ठीक है। 5 पहले थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मेंबर हो गए हैं। कहीं कहीं 10 मेंबर दिखाई देंगे, वो गलत है। 2025 में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसके साझेदार कंट्री हैं, ये साझेदार देश हैं। ये साझेदार देश से पूछेगा कि फलाना देश क्या इसका साझेदार है, पूछ लेगा वो। क्या अमेरिका ब्रिक्स का साझेदार देश है? हो ही नहीं सकता। थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया। क्यूबा भी है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, अमेरिका का शत्रु। मलेशिया, नाइजीरिया, ये सब क्या है? ये सब साझेदार देश हैं, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सारे देश ऐसे हैं जिनका झुकाव किस तरफ है? रूस की तरफ, चीन की तरफ, इस तरीके से झुकाव है। ऐसे सारे देश हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक अच्छी रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, ये साझेदार देशों से प्रश्न बनेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं हम। एक न्यू डेवलपमेंट की संकल्पना आई थी 2014 में। ये क्या है न्यू डेवलपमेंट? एक्चुअली में इन्होंने 12 में विचार आया, 14 में फोर्टोलेजा में आयोजित 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। एक सम्मेलन, एक बैंक बनाया है जिसका मुख्यालय है चाइना में, शंघाई में। इसके माध्यम से जो गरीब विकसित देश है उनको ऋण दिया जाता है। मतलब ब्रिक्स कंट्री इसमें से ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन नॉन ब्रिक्स कंट्री भी इससे लोन ले सकते हैं। इस पर एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ब्रिक्स के 3 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं जिन पर भारत की अध्यक्षता प्राथमिकताएं आधारित होंगी? राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय, सांस्कृतिक एवं जन जन के बीच संपर्क। तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो तीनों ही इसका जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। ब्रिक्स समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्रिक्स के अंतर्गत सभी सैन्य अभ्यास अनिवार्य हैं, नौसैनिक ढांचा नहीं है इसका, और केवल आर्थिक मंच है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। कौन सा कथन सही है?
ये पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ब्रिक्स के अंतर्गत सभी सैन्य अभ्यास अनिवार्य हैं। ब्रिक्स का कोई स्थायी नौसैनिक ढांचा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली में ये सही है। कोई नौसैनिक ढांचा कहाँ है ब्रिक्स का, कुछ भी नहीं है, बाकी सब गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रिक्स में। तो ये नौसैनिक ढांचा भी नहीं है इसका कोई स्थायी। हालांकि हम एक अभ्यास करते हैं लेकिन कुछ ही देश करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में प्रश्न आया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा अवसंरचना इंफ्रा एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी, फाइनेंस करने के लिए की गई थी। न्यू डेवलपमेंट मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में नहीं, मैंने बताया था संघाई चाइना में है। एनडीबी ब्रिक्स सदस्य देशों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। तीसरे विश्व के देश जो नहीं है इसके मेंबर उनको भी करता है। और एनडीपी समान मतदान अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल बात सही है, सभी को समान मतदान अधिकार प्राप्त है यहाँ पे। तो 1 और 4 ये सही इसका हो जाएगा, बाकी 2 और 3 गलत है। ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस श्रेणी में बेलारूस और वियतनाम शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं, ये पूर्ण सदस्य हैं। देखिए संस्थापक सदस्य तो 4 हैं, ठीक है, भारत, रूस, चाइना और ब्राजील, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में इसमें जुड़ा है। तो पूर्ण सदस्य इसमें कौन से हैं, ऑब्वियसली अब 11 हो गए हैं पूर्ण सदस्य, ठीक है। तो बेलारूस, वियतनाम शामिल हुए ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य 2025 में। पहले 10 थे, मतलब इसमें 2 ऑप्शन दिए, यहाँ तक 10 थे, यहाँ 11 हो गए, इंडोनेशिया जुड़ गया था। ब्रिक्स के पार्टनर देश कौन से हैं, यही है इसका सही जवाब। जो ब्रिक्स के पार्टनर देश है ये बेलारूस और वियतनाम, ठीक है। बेलारूस और वियतनाम पार्टनर देश है, इसमें मलेशिया भी शामिल है, ठीक है। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन देश जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। जनवरी 2024, बहुत सही बात लिखी है ये, ठीक है। तो उस समय कौन कौन था, मिस्र जुड़ गया था, इथोपिया जुड़ गया था, ईरान, सऊदी अरब जुड़ गया, संयुक्त अरब अमीरात, ये चारों 5 ये सब जुड़ गए थे, पांचों। ये इंडोनेशिया हमारा जनवरी 2025 में जुड़ा है, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, 6 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पूरा टॉपिक याद रखिएगा कृपया करके। मेंबर प्लस 10 जो देश हैं ये जरूर याद रखिएगा। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, ब्रिक्स। पहले इसका नाम था ब्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ अलग मेंबर इसमें मिले तो हो गया प्लस, जब इसके 11 मेंबर टोटल हुए। अब इसमें साझेदार भी जुड़े हुए हैं तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये सारे शब्द चलते हैं ब्रिक्स से संबंधित में। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। G20 के लोगों पर भी प्रश्न बना था यूपीपीएससी में, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। और मैंने आपको बता दिया प्रश्न कहाँ से आएंगे। जब प्रश्न आएंगे ना तो ये वीडियो आपको तब दिखाऊंगा मैं फिर से एक बार, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज का अगर सेशन पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए जो क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा था मैंने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कल। धन्यवाद।